गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, ब्राह्मण महासभा के संरक्षक श्री एच.सी. गणेशिया जी, फोर्टी यूथ विंग के राज्य अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राघव जी तथा फोर्टी के सभी अन्य पदाधिकारीगण, गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, पवित्र दिवस है और ऐसे पवित्र दिवस पर आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप जरूर उसको ग्रहण करेंगे क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण अवसर है, दिवस है, उत्सव है। ये सुखद है कि आज प्रमुख वाणिज्य और उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी अपने 66वां स्थापना दिवस मना रहा है तथा इस अवसर पर फोर्टी यूथ का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। मैं आपके इस संगठन के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामना देते हुए आज यहाँ सभी शपथ ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाते हुए खुशहाल राजस्थान के लिए कार्य करेंगे। देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह जरूरी है कि राज्यों में प्रभावी रूप में औद्योगिक विकास को गति दी जाए। औद्योगिकरण का अर्थ ही है नए नए उद्योगों का निर्माण करते हुए स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले। मेरी फिक्की, फोर्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठनों से यह अपेक्षा भी है कि वे ऐसे रोजगार क्षेत्रों और औद्योगिक संभावनाओं पर कार्य करें जिनसे राजस्थान जैसे बड़े भूभाग वाले राज्य के संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए स्थानीय विकास को तेजी से बढ़ावा दिया जा सके। कोविड महामारी ने मानवता को बृहद स्तर पर क्षति पहुंचाई है। उद्योग जगत, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कोविड का दौर सर्वाधिक हानिकारक रहा है। मानव संसाधन का बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान, संसाधनों की कमी और व्यवसाय विशेष की मांग समाप्त होने के कारण इस क्षेत्र का बहुत से स्तरों पर अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब जबकि स्थितियां बदल रही हैं, यह जरूरी है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की सुदृढ़ नीति के तहत कार्य किया जाए। मैं मानता हूं अर्थतंत्र, श्रम शक्ति और पूंजी निर्माण पर घरेलू नियंत्रण इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर अर्थतंत्र को तभी सशक्त किया जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का नवाचारों के जरिए उपयोग करते हुए युवाओं के लिए रोजगार की नई राहों का निर्माण किया जाए। नवाचार आज की महती आवश्यकता है और अगर मैं कहूं टुडे इज द एरा ऑफ इनोवेशन, इसमें नवाचार का ही युग है। जितना अधिक से अधिक नवाचार होगा उतना अधिक से अधिक स्टार्टअप्स की योजनाओं का भी प्रकटीकरण होगा। अधिक से अधिक लोग स्वावलंबी बनेंगे, रोजगार के लिए याचना करने वाले नहीं होंगे, ये रोजगार सृजन वाले होंगे, रोजगार देने वाले होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्योगों के विकास के लिए फोर्टी, फिक्की जैसे संगठनों को इस संबंध में आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे संगठनों के पास अनुभव है, वे ये जानते हैं कि स्थानीय आवश्यकताएं क्या है, उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से संसाधनों को कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है और कैसे युवाओं को कौशल एवं क्षमता विकास के जरिए प्रतियोगिता के इस दौर में आगे बढ़ाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्यमिता का विकास ही सबसे बड़ी जरूरत है। हमें लोकल चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए। स्थानीय उत्पादों को कैसे आधुनिक बनाते हुए वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये नारा जब महामारी भयंकर तरीके से आगे बढ़ रही थी, लॉकडाउन के अंदर बड़ा प्रचारित हुआ था। और आपको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था और इसलिए उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह आवश्यक है कि लोकल उत्पाद पर ज्यादा जोर दिया जाए, अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर वहां के कच्चे माल के आधार पर उत्पाद को बढ़ाने की कोशिश की जाए, अधिक से अधिक नवाचार के माध्यम से नई नई चीजें आगे बढ़ाई जाए और स्टार्टअप्स के आधार पर नए नए नौजवानों को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के होंगे चाहे कहीं के भी होंगे, उन नौजवानों को समायोजित करने का प्रयास और उनके प्रतिभा को भी अवसर प्रदान किया जाए, जिसके कारण वो नई नई चीजें लोगों को दे सकेंगे। और इसे इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया था कि वोकल फॉर लोकल अगर ये स्थिति बन गई तो आगे चल करके लोकल फॉर ग्लोबल हो जाएगा। और लोकल फॉर ग्लोबल के लिए आज आपने देखा होगा बहुत संभावनाएं बढ़ गई हैं। निर्यात के क्षेत्र में लोकल फॉर ग्लोबल की स्थिति बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हमारे देश का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि और अच्छी पैकेजिंग के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए यदि उनका प्रभावी विपणन होता है तो आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कल्पना जब मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया गया था उस समय की गई थी और बार बार इस बात पर जोर दिया गया था कि हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री पद पर रहते हुए मैंने इस बात को विशेष रूप से अनुभूत किया है कि अभी भी हमारे गांवों में हस्तशिल्प की बेहतरीन कलाओं को वांछित बाजार नहीं मिल पाया है। गांव के लोगों द्वारा हाथ से निर्मित बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको समुचित बाजार नहीं मिलने से वह लुप्त हो रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग कोई विशेष कार्य, उत्पादन, हस्त निर्माण के कार्य से जुड़े हैं, वे अब अपना परंपरागत कार्य छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं फोर्टी जैसे संगठन गांव में ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध करे, ऐसे युवाओं की पहचान करे जो परंपरागत हस्त कौशल के धनी हैं, परंतु उनके उत्पादों को बाजार नहीं मिलने के कारण वह उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। फोर्टी जैसे संगठन से मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि परंपरागत जो उद्योग है उसके अंतर्गत लगे हुए लोग जो कार्य कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके अंदर स्वयं का कौशल विकास है और उस कौशल विकास के आधार पर उस परंपरागत उद्योग के अंतर्गत भी नई नई चीजें वो विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर उनको अवसर मिले, आप जैसे संगठन अगर उनको अवसर प्रदान करें तो अधिकांश नवाचार का स्वरूप वो निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए मैंने तो जब मैं मंत्री था तो उस समय इस बात पर ज्यादा जोर देता था। जहां मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर जाता था मैं कहता था आपके यहाँ लैब है कि नहीं है। ये लैब की बहुत जरूरत पड़ती है। लैब के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते।
उसके माध्यम से नवाचार को भी आगे प्रश्रय दिया जा सकता है, और नवाचार के माध्यम से अगर प्रश्रय दिया जा सकता है तो उसी इंडस्ट्री के अंदर नए नए चीज उभर करके आ सकती हैं और उसको विकसित किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि 40 जैसे संगठन गांवों में ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध करें, ऐसे युवाओं की पहचान करें जो परंपरागत हस्तकौशल के धनी हैं, परंतु उनके उत्पादों को बाजार नहीं मिलने के कारण वह उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। पेशेवर दक्षता, कौशल विकास के साथ क्षमता संवर्धन के लिए 40 जैसे संगठन को जमीनी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। इससे हम बड़े स्तर पर गांव के लघु कुटीर उद्योगों को ही नहीं बचा पाएंगे, बल्कि लोकल से ग्लोबल मार्केट के जरिए देश और राज्य के आर्थिक विकास को भी प्रभावी रूप में गति दे सकेंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पढ़ा था। इसमें भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों को सक्षम और समर्थन करने के लिए फिक्की के इंपावरिंग द ग्रेटर 50% के साथ भागीदारी की बातें थी। उद्योग संवाद को प्रोत्साहित करने और सभी क्षेत्रों में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए कदम उठाते हुए इस दिशा में कार्य किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार इस समय देश के समग्र विकास में योगदान देने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की ऐसी ही बहुत सी योजनाओं पर कार्य कर रही है। राजस्थान में भी महिला उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनके जरिए कैसे महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देते कार्य किया जाए, इस पर बृहद स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नवीन उद्योगों के विपणन का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। इस संदर्भ में राजस्थान के ठोस एवं समावेशी औद्योगिक विकास के लिए अवसरों की पेशकश करने वाला एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जाना जरूरी है, जिससे स्थानीय उत्पादों की बेहतरी के साथ उनके प्रभावी विपणन के कारगर प्रयास हो सके। 40 जैसे उद्योग और वाणिज्यिक संगठन से मेरी ये भी अपेक्षा है कि राजस्थान की आवश्यकताओं और स्थानीय भावनाओं को समझते हुए यहाँ औद्योगिक विकास में सहयोग करें। कैसे स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकाधिक रोजगार स्थानीय उद्योगों के जरिए ही मिले और कैसे युवा रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने, इस पर गंभीर रूप से विचार कर कार्य करने की जरूरत है। छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने, उन्हें वैश्विक स्तर पर उत्पाद निर्यात के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की योजनाओं पर भी यदि आपका यह संगठन कार्य करता है तो इसके बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए जो बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, उनमें इस समय मुद्रा योजना युवाओं की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। मुद्रा योजना से मैं समझता हूं आप मुद्रा योजना के बारे में आप सबको जानकारी होगी। मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे स्तर की, जो बड़े गरीब स्तर के लोग हैं, ऐसे लोगों को बड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ है। बैंकों के माध्यम से उनको मुद्रा योजना से लाभ प्राप्त होता है और मुद्रा योजना से छोटे छोटे कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। छोटे छोटे कारोबार और छोटे छोटे कारोबार प्रारंभ करते हुए थोड़े थोड़े के रूप में जो भी पैसा लिया है उसको वापस भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कई स्थानों पर देखा है जो बिल्कुल बेचारे तरस रहे थे, ऐसे लोगों ने मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण लेकर जो कार्य करना शुरू किया, जल्दी उसका भुगतान भी हो गया। छोटे कार्य से धीरे धीरे आगे बढ़ करके एक अच्छे खासे उद्योग के रूप में या व्यापार के रूप में उसको उन्होंने विकसित कर दिया। इसे मुद्रा योजना का बड़ा लाभ है अति मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन सब लोगों के लिए, गरीब नौजवानों के लिए जो काम करने के लिए उत्साही है, जिनके अंदर प्रतिभा है, ऐसे लोग सब बहुत लाभ उठा रहे हैं। कोई भी नौजवान अपने दम पर
जैसे ही कुछ करना चाहता है उसके सामने पहला सवाल यही होता है, पैसे कहां से आएंगे। मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी केंद्र सरकार दे रही है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में गैर कारपोरेट छोटे उद्यमों को शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से और सस्ती ब्याज दरों पर दिया जा रहा है। आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देश में इस योजना के तहत लघु उद्योग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर का दायरा तेजी से बढ़ा है, उसे और मजबूत किया गया है। फोर्टी को चाहिए कि इस योजना के तहत राजस्थान के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करे, बल्कि उन्हें नवीन स्टार्टअप के लिए भी सहयोग करे। मुद्रा योजना के अलावा एक बहुत बड़ी पहल देश में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम नाम से एक व्यवस्था खड़ी की गई है। इसके माध्यम से अब छोटे छोटे उद्योगों के उत्पादक अपना उत्पादन निर्माण कार्य सीधा सरकार को बेच सकते हैं। जेम के माध्यम से आप बेच सकते हैं। उसका बड़ा उपयोग लोग कर रहे हैं और उसको माध्यम बनाकर एक अच्छी खासी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह स्टार्टअप्स को भी केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाओं के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं इन सब के जरिए राजस्थान में औद्योगिक विकास का बेहतर वातावरण बने। इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास तो हो ही, साथ ही युवाओं को कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन से भी जोड़ा जाए। प्रतिष्ठित उद्योगों के समन्वय से स्टार्टअप से जुड़े नवाचारों आधारित प्रशिक्षण को भी फोर्टी जैसे संगठन संभव कर सकते हैं। औद्योगिक विकास के साथ ही जरूरत पर्यावरण संतुलन की भी है। औद्योगिक वेस्ट उद्योगों के निर्माण उत्पादन से पर्यावरण की बहुत से स्तरों पर क्षति होती है। उद्योगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण आधारित तकनीक अपनाते हुए कार्य करने आज के लिए भी फोर्टी जैसे संगठन को अधिकाधिक कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे ये बताया गया है कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री या फोर्टी राजस्थान का उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है। राजस्थान में इसके करीब 2.5 लाख सक्रिय सदस्य हैं। बड़ी संख्या है आपकी, यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं संगठन के सभी सदस्य राजस्थान के तीव्रतम औद्योगिक विकास के साथ युवाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसरों की दिशा में कार्य करेंगे तो न केवल राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकेंगे, बल्कि आर्थिक समानता की दृष्टि से भी इससे बड़े स्तर पर कार्य हो सकेगा। यह औद्योगिक विकास का दौर है। इस दौर में देश भर में बड़ी संख्या में न केवल स्टार्टअप खुल रहे हैं, बल्कि वे लोगों को पढ़ाई, कामकाज और रोजगार में मदद देने के लिए तकनीकी सहयोग भी दे रहे हैं। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में खुल रहे स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को उत्साहित करने की जरूरत है। फोर्टी जैसे संगठन को चाहिए कि वे नए स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देते हुए उनका हर संभव सहयोग करने की रणनीति पर कार्य करें। ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा, बल्कि युवाओं की क्षमता का उपयोग भी राज्य और देश के अधिकाधिक विकास में किया जा सकेगा। यह जानना सुखद है कि राज्य में बजट निर्माण के समय राज्य सरकार फोर्टी के सुझावों पर गंभीरता से विचार करती है। अभी इन्होंने भी सुझाव मांगा है, हमारे श्रीमान सतीश जी ने भी। जरूर आप सुझाव दीजिए, निसंकोच होकर दीजिए। उसमें आलोचनात्मक सारी बातें तो भी लिखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है इसके करने के कारण राजस्थान का लाभ होगा, तो उसमें निर्भीक होकर, निडर होकर सुझाव दें और उसको करवाने का प्रयास भी करें। आपने ये बताया कि पिछले बजट में राज्य सरकार ने फोर्टी के करीब 80% सुझावों को अपने बजट में समाहित किया है। मैं चाहता हूं फोर्टी संगठन गांव गरीब से जुड़ी आवश्यकताओं का भी एक सर्वे करे।
आप कर सकते हैं। आगे बड़ी तादाद है, कुछ गांव को चयन कर लीजिए, चाहे तो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं और चयन करके उसका एक व्यापक सर्वेक्षण करिए। और मैं समझता हूं व्यापक सर्वेक्षण करने के पश्चात आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें लगेगा, आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, अगर इस प्रकार के उद्योग या इस प्रकार का व्यापार या इस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ किया जाए, यहाँ के लोगों को समायोजित किया जा सकता है, उनको इसमें लगाया जा सकता है। यह पता लगाएं कि कहाँ किस क्षेत्र में कैसे ऐसे नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं जिनमें स्थानीय स्तर पर रोजगार वृद्धि के साथ ही संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। लोकल से ग्लोबल की आवाज बनते हुए 40 वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी कार्य करे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम देश और राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में मिल सकेंगे। राजस्थान में महिलाओं के बीच उद्यमता को प्रोत्साहित करने के लिए 40 वुमेन विंग का मैं अभिनंदन करता हूं। मैंने आरंभ में इस बात पर जोर दिया, क्या वुमेन विंग है ना? जी है। तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह समय महिला उद्यमता को बढ़ावा देने का है। स्थानीय महिला उत्पादों को डिजिटल तकनीक के जरिए कैसे विश्व बाजार तक पहुंचाया जाए और कैसे महिला उद्यमता को हर स्तर पर बढ़ावा मिले, इसके लिए 40 वुमेन विंग को और अधिक काम करने की जरूरत है। आइए हम सभी मिलकर देश और हमारे राजस्थान को तेजी से आर्थिक विकास की राह पर ले जाने की ओर अग्रसर हों। 40 को स्थापना दिवस पर पुनः मैं बधाई देते हुए 40 यूथ विंग को शपथ ग्रहण समारोह की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है 40 देश और समाज के विकास के लिए उद्यमता विकास में निरंतर अपना योगदान देते हुए इसी तरह प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहेगा। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, मुझे अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान किए और मैंने स्वयं जो भाषण लिखा हुआ है, जिसको मैंने बार बार पढ़ा भी है और उसको आपके सामने हमने पढ़ा और उस माध्यम से अपने विचार को 40 के बारे में और प्रदेश के अंदर किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो, किस ढंग से नवाचार को आगे बढ़ावा प्राप्त हो, किस ढंग से अधिकाधिक स्टार्टअप्स तैयार किए जाएं और किस ढंग से गरीब से गरीब युवकों को भी सरकारी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से उसको लाभान्वित किया जाए। इन सारे विषयों पर मैंने आपके बीच में अपने लिखित भाषण के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा ये जो आपके लिए करणीय है, मैं समझता सभी करणीय है, सब कर सकते हैं, वो करणीय है, इस पर गंभीरता पूरा विचार करते हुए उसके प्रति एक स्ट्रेटजी बनाकर, जैसे मैंने कहा कुछ गाँव को अडॉप्ट कर लीजिए आप, स्ट्रेटजी बनाकर गाँव को अडॉप्ट करने क्या अडॉप्ट करना है, उसका सर्वे कराना। कितने बेकार नौजवान, कितने ऐसे लोग हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का समायोजन कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, हमारे यहाँ जो व्यवसाय है, उन माध्यमों से इन लोगों को कैसे समायोजित किया जा सकता है ताकि इनके सामने जीवन यापन की समस्या न रहे, उसे मुक्त रहे और आत्मविश्वास के साथ कह सकें नहीं मैं सक्षम हूं, काम कर सकता हूं, मेरी प्रतिभा का, मेरे टैलेंट का, मेरे सामर्थ्य का समुचित तौर पर सदुपयोग हो सकता है। और 40 जैसे संगठन व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करते हुए उस प्रकार का काम कर सकता है या उनके अंदर विश्वास जागृत करे, ये आपसे अपेक्षा है। और इतनी बात कहकर आज आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, इसके लिए पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।